मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें गांधी जी देशभक्तों का राजकुमार कहते हैं, जिन्हें हम नेशनल हीरो के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को आज़ाद कराने के भरपूर प्रयास किए। आज हम उनके जीवनी और उनके जीवन के बारे में खुलकर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा बिंदु: आरंभिक जीवन और शिक्षा। कांग्रेस के अध्यक्ष के इसमें वे सभी चर्चा बिंदु हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके आरंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानेंगे। आरंभिक जीवन और शिक्षा 1857 टू 1921। उनका जन्म 23 जनवरी 1857 उड़ीसा के कटक छोटे से नगर कुंडलिया में हुआ था। उनके माता प्रभावती उच्च विचारों वाली नारी थी और उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि सरकारी वकील थे। उनकी आरंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में स्थानीय स्टेट अंग्रेजी स्कूल में ही हुई। 1913 ईस्वी रविंद्र के कॉलेज स्कूल में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और अपने प्रांत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज दिमाग वाले बालक थे। उच्च शिक्षा भारतीय सिविल सर्विस। मैट्रिक की परीक्षा पास करके सुभाष चंद्र बोस कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कॉलेज के समय का अंग्रेज अध्यापक एफ कॉटन ने भारतीयों के साथ कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिसे सुभाष चंद्र बोस सहन नहीं कर पाए और उनसे उनका वाद विवाद हुआ। 28 जुलाई 1917 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बीए के तृतीय वर्ष में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने बीए को परीक्षा दर्शन शास्त्र ऑनर्स सहित प्रथम श्रेणी से पास की। 1920 ईस्वी में उन्होंने भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जिसमें वह चौथे स्थान पर रहे और फिर वह 1921 में भारत लौट आए। जुलाई 1921 में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मिले और उन्हें असहयोग आंदोलन में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। इन्हीं प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण 10 दिसंबर 1921 उन्हें गिरफ्तार करके 6 मास की कारावास की सजा दे दी गई। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा घटना होने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इसी से नाराज सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया और गुरु CR दास से मिलकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया। सन 1924 में CR दास के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और 25 अक्टूबर 1924 उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा की मंडल जेल में 3 वर्ष की कारावास के लिए भेज दिया गया। नवंबर 1927 में वह बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। यह तीसरा पॉइंट, पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक। 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध किया और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का संगठन किया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस संबंधी जुलूस का नेतृत्व करने के अपराध में उन्हें बंदी बना लिया गया और 6 सप्ताह के पश्चात गांधी जी इरावन समझौते के अंतर्गत उन्हें रिहा किया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 30 जनवरी 1931 उन्हें पुनः गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया, जहां उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने उन्हें रिहा कर अपने रोग का इलाज कराने के लिए यूरोप जाने की आज्ञा दी। चौथा पॉइंट, यूरोप की यात्रा। 22 फरवरी 1931 को जेल में रिहा होने के बाद सुभाष चंद्र बोस अपने रोग का इलाज कराने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना चले गए और 11 मार्च 1933 ईस्वी को एक अस्पताल में दाखिल हुए और 8 में ही महात्मा गांधी ने स्वेदीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। तब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी को पुराने फर्नीचर के समान हो गए हैं। उन्होंने अपने समय से अच्छा सा काम किया, लेकिन अब एक बाधा बन गए हैं।
अगले 2 वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन, मित्रवासा, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, इस्तांबुल आदि की यात्रा की। इसी समय उनकी मुलाकात जर्मनी के चांसलर हिटलर से भी हुई। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द इंडियन स्ट्रगल, सन 1920 और 1934, जो कि 1935 में छपी। 5वां पॉइंट, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भारत लौटने के पश्चात 1938 में गुजरात में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने जोर शोर से भारत की स्वतंत्रता का प्रचार किया। कांग्रेसी नेताओं से स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि निश्चित करने को कहा। इन उग्र विचारों के कारण ही गांधी जी उनके उदारवादी नेताओं के मतभेद हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए पुनः चुनाव लड़ना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने उनके विरुद्ध 25 सितंबर को बोस के विरुद्ध उम्मीदवार बनाया। 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के त्यागपत्र दिया और 3 में 1939 को उन्होंने एक नए दल का निर्माण किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। सरकार के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस ने सारे देश में भ्रमण किया और खूब जन आंदोलन चलाए। कांग्रेस पार्टी ने इन आंदोलनों और कार्यों के अनुशासन के विरुद्ध बताकर 3 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और फॉरवर्ड ब्लॉक में देश भर में आंदोलन आरंभ किए। इसके अलावा 29 जुलाई 1940 को बोस को बंदी बना लिया गया। 29 नवंबर 1940 को बोस ने जेल में अनशन आरंभ किया और उनके हालात खराब होने के कारण 5 दिसंबर उन्हें जेल से रिहा करके कलकत्ता में स्थित निवास स्थान पर नज़रबंद कर दिया गया, जहां पर उन पर पुलिस का कड़ा पहरा था। 17 जनवरी 1941 को रात को पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वे एक पठान के रूप में अपने निवास स्थान से लुप्त हो गए। कलकत्ता से निकलते हुए दिल्ली गए, दिल्ली से पेशावर और पेशावर से काबुल से 28 मार्च 1941 को वो मॉस्को पहुँचे और मॉस्को से वह 2 अप्रैल 1941 को बर्लिन पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन सरकार से भारत को ब्रिटिश सरकार से मुक्ति दिलाने का संबंध में बातचीत की। उनके आगे प्रस्ताव रखा जिनकी 3 शर्तें थी। वह जर्मनी में रहकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचार करेंगे, जर्मनी में भारतीय युद्ध कैदियों को स्वतंत्र करके भारतीय सेवा का निर्माण करेंगे, धुरी राष्ट्रीय सामूहिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। जर्मनी और इटली ने दोनों प्रस्ताव स्वीकार किए, परंतु हिटलर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं था और सुभाष चंद्र बोस ने रोम, पेरिस, बर्लिन में स्वतंत्र भारतीय केंद्रों की स्थापना की तथा 3000 सैनिकों को भर्ती करके एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 8वां, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व। जापान द्वारा विश्व युद्ध में बेहतर प्रदर्शन में द्वितीय विश्व युद्ध में तीव्रता ला दी। 20 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस एक खतरनाक समुद्री यात्रा करके टोक्यो पहुंचे। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से सिंगापुर पहुंचे, जहां आज़ाद हिंद फौज ने उनका स्वागत किया। 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा और आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों की संख्या 60,000 थी, जो कि देश की स्वतंत्र करवाने के लिए तत्पर थे। 28 मार्च 1943 को सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से U-118 सबमरीन के द्वारा टोक्यो पहुंचे। 20 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे और यहीं पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संभाला। आज़ाद हिंद फौज सहभागिता। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्लिन में नाक्यो की लड़ाई, इफान की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। आज़ाद हिंद फौज के 5 ब्रिगेड थे: गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी की रेजिमेंट जो थी वो स्पेशली महिलाओं के लिए बनाई गई थी। आज़ाद हिंद फौज के जो मोटो थे वो थे इतायत, एकता, इत्माद, यकीन, कुर्बानी, बलिदान। प्रमुख कमांडर मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस रहे। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नाथूराम भोसले, उल्लेखीय कमांडर मोहम्मद जमान कियानी, सुभाष नवाज खान, प्रेम सहगल।
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सिंगापुर काठी सिनेमा के सुभाष चंद्र बोस ने स्थायी सरकार की स्थापना की। वह स्वयं सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री सेनापति बने और शीघ्र ही विदेश की सरकारों ने स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। फरवरी 1944 से अप्रैल 1945 तक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता प्राप्ति के घोर संघर्ष किया। शाहनवाज खान के नेतृत्व में 3 सैनिकों ने जापानियों से पालम एवं हक्का की रक्षा की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया। विजय प्राप्ति से उत्साहित होकर आज़ाद हिंद फौज की गांधी ब्रिगेड ने इम्फाल को घेर लिया, परंतु भारी वर्षा होने के कारण उनका यह प्लान फेल हो गया। दूसरे युद्ध में जर्मनी और जापान के मित्र देशों ने पराजित होने लगे और शीघ्र ही दोनों ही देशों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेताजी की मृत्यु कैसे होती है। सुभाष चंद्र बोस को मलाया में जापान के आत्मसमर्पण करने की सूचना मिली। 17 अगस्त को वह विमान द्वारा वियतनाम गए, जहां उन्हें तोराने में रात बिताई। अगले ही दिन 18 अगस्त को वह रानी से तोपई पहुंचे। बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना के तहत हुई। ताइवान से 18 अगस्त को दोपहर कुछ मिनट के बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उनके शरीर का काफ़ी हिस्सा जल चुका था और अस्पताल में सायंकाल 7:30 बजे बेहोश लगभग 9 बजे तक उनका देहांत हुआ। उनके साथ कर्नल हबीबुर रहमान को सुबह घायल हुए। 20 अगस्त को रहमान की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी अस्थियां रैकोजी मंदिर टोक्यो में रखी गई। नेताजी की मृत्यु का रहस्य। अयोध्या तब फैजाबाद जिले की तीर्थ नगरी थी। डाउन टाउन में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुमनामी बाबा, जिन्हें लोग भगवान जी कहते थे, उनकी मौत 16 सितंबर 1985 को इसी फैजाबाद के राम भवन में हुई। कुछ लोगों ने इस बाबा को सुभाष चंद्र बोस कहा। उन्हें समय फेमस अखबार नए लोग ने यह अखबार छपी, लेकिन इस तरह के पक्ष में कोई भी तथ्य नहीं मिला, इसलिए यह खबर अफवाह साबित हुई। गुमनामी बाबा की कहानी। इस तरह सुभाष चंद्र बोस की सारा जीवन उन्हें अपने देश पर न्यौछावर कर दिया और वह पूरा ही जीवन अंतर्राष्ट्रीय बाहर रहकर भी उन्होंने अपने देश की आज़ादी दिलाने का प्रयास किया। उनके एक बड़ा ही फेमस कोट है कि एक व्यक्ति एक के विचार मर सकते हैं, लेकिन वह विचार उनकी मृत्यु के बाद 1000 लोगों में अवतार देंगे। ऐसा ही सुभाष चंद्र जी कहते थे और मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस आज भी अभिनव युवकों में जो देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं, वो उनमें वास करते हैं। जय हिंद। सुभाष।